विद्यार्थियों शुभ प्रभात। स्वागत है ऑनलाइन स्टडी में आप। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप अध्याय 2 वर्ण विचार पर डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं वर्ण के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा जिनके आप जवाब देंगे एक एक करके। पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न कि आपके पास में वर्ण से संबंधित पूर्व ज्ञान क्या है। पहला प्रश्न, शब्दों का निर्माण किससे होता है, आप बताइए। वर्ण से, वर्णों से होता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। नेक्स्ट वन, स्वर संख्या में कितने होते हैं, आप बताइए। आपको नहीं मालूम, आप बताइए। 13। हिंदी भाषा के अंतर्गत 13 स्वर माने गए हैं, जिनमें अंग और आह, ये जो बाद वाले स्वर हैं, इनको अयोग वाह माना जाता है। और इसके अलावा फिर 11 स्वर हैं। अगला प्रश्न, व्यंजन संख्या में कितने हैं, आप बताइए। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, कितने हैं? हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। 39। कैसे कैसे? 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अतिरिक्त व्यंजन। वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हिंदी भाषा के अंतर्गत वर्णमाला में 39 व्यंजन माने गए हैं, जिनमें 33 मूल व्यंजन हैं, जैसे क से लेकर क वर्ग के 5 अक्षर क ख ग घ, च वर्ग के 5 अक्षर च छ ज ञ, ट वर्ग के 5 अक्षर ट ठ ड ढ ण, त वर्ग के 5 अक्षर त थ द न, प वर्ग के 5 अक्षर प फ ब भ म। 25 हो गए। इसके अलावा य र ल व और श स तो हाँ 8 ये हो गए। 8 और 25 33 ये मूल व्यंजन हैं। इसके अलावा 4 जो है संयुक्त व्यंजन हैं, जिनके अंदर श, त्र, ज्ञ और त्र। 33 और 4 37 हो गए। इसके अतिरिक्त 2 व्यंजन और भी हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत, अणा और ण, अणा और ण, ये 2 व्यंजन और हैं। तो इस प्रकार को मिला के 39 हुए। वेरी गुड, वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। और ये अंतिम प्रश्न है आपसे कि किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, आप बताइए प्लीज स्टैंडर्ड। हाँ, हिंदी भाषा के वर्णमाला में जो स्वर हैं, उन स्वरों में कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती या नहीं दिखाई देती, हाँ आप बताइए। अरे देखो, नहीं मालूम। जो ह्रस्व स्वर है उसकी मात्रा नहीं होती, मात्रा दिखाई नहीं देती। वो ह्रस्व स्वर व्यंजन में मिल जाता है और पूर्ण कर देता है, और बिना स्वर की सहायता के कोई भी व्यंजन उच्चरित नहीं होता। अब आगे चलते हैं। पाठ परिचय में क्या क्या आपको पढ़ना है, वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, स्वर, स्वर के भेद, स्वर की मात्राएं, व्यंजन, व्यंजन के भेद, अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, संयुक्त अक्षर, स्वर तथा व्यंजनों के उच्चारण स्थान, वर्ण विच्छेद, उच्चारण संबंधी दोष। अब यहां पर हम लोग आते हैं कि वर्ण को समझने के लिए देखो प्यारे बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। भाई, जो हमारे मुख से दुनिया निकलनी है, सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह
वर्ण कहलाती है या अक्षर कहलाती है। अब उन ध्वनियों को संकेतित करने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ दिए जाते हैं, कुछ संकेत दिए जाते हैं। तो ये जो वर्णमाला आपको दिखाई दे रही है, हिंदी की का इत्यादि, ये सभी के सभी वर्णमाला के वर्ण या अक्षर ध्वनियों के संकेत चिन्ह हैं जो कल्पित करके बनाए गए हैं। अन्य भाषाओं में इनका संकेत कुछ और होगा। जैसे क में हिंदी में इस तरीके से क होगा, लेकिन इसी क को आंग्ल भाषा में जाएंगे तो करेंगे। इसलिए अलग अलग भाषा में इनके ध्वनि संकेत अलग अलग हैं, चिन्ह अलग अलग हैं। ध्वनियां तो ध्वनियां ही होती है, और मुख से निकली हुई सबसे सूक्ष्म जो ध्वनि है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसको वर्ण या अक्षर कहा जाता है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उदाहरण के लिए आगे देखिए कि यहां पर राम शब्द है। राम शब्द के अंदर कितने अक्षर हैं? तो देखिए, र में आ है, ये मात्रा लगी हुई है। म में ये हर्ष आ है, जिसकी मात्रा नहीं होती, और ये मिलकर के हल कट जाएगा, ये पूरा हो जाएगा राम। तो इस तरीके से राम शब्द में 4 वर्ण हैं। ऐसे ही ने में 2 वर्ण है, न और ए। रावण में र है, आ है, व है, आ है, अण है और आ है। को में ग प्लस ओ है। मारा में म है, आ है, र है, आ है। और इस तरीके से शब्द बने और शब्दों से प्रकार राम ने रावण को मारा। ये शब्दों के साथ समूह को वाक्य कहा जाता है, फिर वाक्य बन जाता है, और वाक्यों का समूह भाषा कहता है। प्यारे बच्चों, अब यहां पर ध्यान दीजिए, वर्ण की परिभाषा पर और क्लैरिफाई करने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर क्या कहा गया है, क्या कहा है लेखक ने, वही बात है कि वह मेरा हाथ नीचे जाए, वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुख से निकलने वाली आवाज जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। इधर ध्यान दीजिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुख से निकलने वाली आवाज जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। रचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे सप्तम इकाई है। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। हिंदी भाषा के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। जैसे अंग्रेजी के वर्ण जो है रोमन में लिखे जाते हैं। संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में अक्षरों को बंधनवार की तरह यूं लटका के लिखा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का सामान्य अर्थ है वर्णों का समूह, अतः वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में वामन वर्ण है 52। उच्चारण उपयोग के आधार पर वर्णमाला के 2 भेद हैं, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। स्वरों के अंतर्गत 11 तो मेन जो स्वर हैं वो है ही हैं, अ आ ए ई ओ री ए ऐ ओ औ, और 2 जो स्वर हैं अयोग वाह कहलाते हैं। इसमें अनुस्वार बना हुआ है हमें अंग, और इसमें विसर्ग है अ। ये 2 अयोग वाह और 11 वो 11 और 2 13 स्वर माने जाते हैं। अब आती है व्यंजनों की बारी। व्यंजनों के अंतर्गत तगना, चचना, टटटना, ततदना, पपपमा, ये 25 जो स्पर्श वर्ण हो गए 5 वर्ग के। यरलव, स स स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और स्त्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। 33 और 4 मिलाकर 37 हो गए, और 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं हण और ण। ण और ये अतिरिक्त व्यंजन मिलाकर के टोटल ये 39 हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। 39 ये और 13 स्वर दोनों को मिला दीजिए 52 हो जाएंगे। ये माने जाते हैं। आगे वर्णमाला के वर्णों के विषय में हो गया। यहां कुछ इंस्ट्रक्शन आपके लिए दिए जा रहे हैं कि यद्यपि अंग और अ को स्वरों में गिना जाता है, कि उच्चारण की दृष्टि से
ये व्यंजन कहलाते हैं। इनका प्रयोग सदा स्वरों के पश्चात किया जाता है, अतः इन्हें अयोगवाहक कहा जाता है। ओके, अगर इनको आप व्यंजन की श्रेणी में ले जाएंगे तो 11 ही स्वर रह जाएंगे, सीधी सी बात है। इनका प्रयोग सदा स्वरों के पश्चात किया जाता है। ओके, विसर्ग का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः इत्यादि, क्योंकि ये विसर्ग जो संस्कृत से आया हुआ, सारे तत्सम जो शब्द हैं वो संस्कृत से आए हुए। तत् का मतलब हुआ और सम का मतलब सम, यानी उन शब्दों के समान जो संस्कृत के शब्द हैं उनको तत्सम कहा जाता है। अगर संस्कृत से आते हुए इस भाषा में, हिंदी में, उनमें अगर कोई परिवर्तन आ गया है, उनका स्वरूप बदल गया है, तो वो तद्भव यानी उससे संस्कृत वाले वर्ड से पैदा हुए शब्द कहलाते हैं। ण और ढ ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में ही किया जाता है। इन्हें उच्चित व्यंजन भी कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है। ओके, उपयुक्त सभी व्यंजन अस्वर से मिलकर बने स्वर रहित व्यंजनों के नीचे हलंत चिन्ह लगाकर उन्हें लिखा जाता है, जैसे क, च, त, प। लेकिन रीजन ये है कि बिना स्वर के ये व्यंजन उच्चारित नहीं किए जा सकते, इसलिए हर स्वर अ इनमें मिला दिया जाता है और फिर इनको लिखा जाता है, तो वो आसानी से अ के साथ उच्चारित हो जाते हैं। क, ख, ग, घ। तो क में अ साउंड निकल रही है, वो आपको समझ में आ जाएगी सुनते ही। इसके साथ साथ क्ष, त्र, ज्ञ और त्र 4 संयुक्त व्यंजन है जो 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, जैसे क और श मूर्धन्य से बनता है, क्ष, त और र से बनता है, त्र, ज और य से ज्ञ, स और र से स्त्र। और उच्चारण की दृष्टि से आय में ऑलरेडी मिलाना पड़ेगा। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के भेद देखिए। उच्चारण व प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद को देखिए। सबसे पहले जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है वे स्वर कहलाते हैं, और स्वर संख्या में है 11, और 2 अयोगवाह अंग और अह को भी लगा लोगे तो हो जाएंगे 13। और स्वर के भेदों में अब ये जो स्वर हैं ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत एक मात्रिक ह्रस्व, 2 मात्रिक दीर्घ और 3 मात्रिक या इससे ज्यादा मात्रा का समय लगे तो वो प्लुत कहलाता है। प्लुत का प्रयोग प्राय कुछ गिने चुने शब्दों में ही होता है। और ह्रस्व दीर्घ को आप जानते ही। इसमें ये देखिए आ ह्रस्व है, ई ह्रस्व है, उ ह्रस्व है और नी ह्रस्व है और बाकी सभी दीर्घ है। और प्लुत में जैसे हम बोलेंगे ओम राम, तो राम का जो आ बोल रहे हैं प्लुत बोल रहे हैं, ओम का ओ जो बोल रहे हैं प्लुत बोल रहे हैं। ओम राम, इस तरीके से। हर्ष स्वर में आपने देख लिया आ, ई, उ, री, ये 4 हर्ष स्वर हैं। और दीर्घ स्वर में आपने देख लिया आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। और प्लुत स्वर मैंने आपको समझा दिया ओम राम, ये 3 का जो निशान लगा हुआ है 3 मात्रिक का लगा हुआ है। और इसके बाद यहां पर आप ये ध्यान रखना प्लुत स्वर का प्रयोग देखने को नहीं मिलता, केवल उच्चारण में। अगर संस्कृत के किसी मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है तो वहां पर कुछ शब्दों में इसका प्रयोग आपको दिखाई देगा। अब बात आती है कि स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। स्वरों का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है? हिंदी में स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग होते हैं, जैसे अजगर। अजगर में देखिए आप स्वतंत्र रूप में मूल रूप में यूज हो रहा है, इस शब्द में आपने मूल रूप में प्रयोग हुआ। इसी प्रकार ई, ऊ, ऐना, इनमें देखिए ई, ऊ, ऐ, ये सभी के सभी मूल रूप में प्रयोग हो रहे हैं। और दूसरा होता है मात्रा के रूप में। मात्रा के रूप में प्रयोग कब होता है? जब कोई स्वर किसी व्यंजन में मिल जाता है तो उस स्वर को दिखाने के लिए उसकी मात्रा को लगाया जाता है। नीचे ये चार्ट बना हुआ है, इसमें ये मात्राएं हैं, ये स्वर है, ये मात्रा है और ये मात्रा युक्त शब्द है।
जैसा कि पहले पूर्व ज्ञान में हमने प्रश्न किया था कि कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, तो यहां पर देखिए आ है ह्रस्व, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। उदाहरण में भी देख लीजिए हम सब। दीर्घ आ है, इसकी मात्रा ये होती है चाचा नाना, ये दिखाई दे रही है चापर नापर। ई है, इसकी मात्रा ये इधर से यूं लगती है, इसकी मात्रा देगी गिरी लिपि, गिरी में गा के ऊपर, री में र के ऊपर, लिपि में दोनों के ऊपर देख लीजिए। दीर्घ ई है, इसकी मात्रा इधर से लगती है, जैसे नीली हरी, ई इस तरीके से। ह्रस्व है, उसकी मात्रा इधर से यूं होती है, जैसे लघु गुण इत्यादि। ऊ में छोटा ऊ, छोटे का मतलब ह्रस्व, गुण ह्रस्व ऊ की मात्रा। दीर्घ जो ऊ है उसकी मात्रा इधर से इधर लगती है, जैसे फूल धूल इत्यादि। री है, री की मात्रा जो लटकन की तरह नीचे लटक करके लगती है, जैसे मृग घृत। मां के साथ री, धागे साथ री बोली जाएगी, स्पष्ट सुनाई देगी। मृग घृत, मृ 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 का मतलब री। ऐसे ही ए है, ये एक मात्रा है, केला मेला। आई है, ये दो मात्राएं लगती हैं इस तरीके से। गैस है, थैला है। ओ है, इसकी मात्रा ये होती है, सोना कोना। औ की मात्रा है इस तरीके की है, दौलत औषध। ऐसे तो स्वरों का प्रयोग दो रूपों में आप करेंगे, मूल रूप में और मात्रा के रूप में। मात्रा है आपने सभी देखी है, और ये व्यंजन में जब स्वर मिलता है तब ये मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। आगे आपकी कोई मात्रा होती नहीं है, कि सभी व्यंजन आपकी सहायता से ही बोले जाते हैं। ये विशेष जो यहाँ पर दिया है, ये जरूरी नहीं है कि केवल आपकी सहायता से ही बोले जाए। जिनमें कोई सा स्वर मिला लीजिए, आप उच्चारण कर सकते। अब चूंकि पहली ध्वनि आ है ह्रस्व, तो उसी को लगा करके सारे व्यंजनों का उच्चारण कर लिया जाता है। अब बात आती है कि एक व्यंजन है र। अब र के साथ में ऊ और ह्रस्व और दीर्घ ऊ की मात्रा लगाते समय अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। र वर्ण के मध्य में होता है, जैसे ऐसा है। अब इस ह्रस्व ऊ की मात्रा लगेगी तो यहां से यूं लगेगी, जैसे रुचि रुपया। और र के साथ में अगर दीर्घ है तो दीर्घ की मात्रा यूं लगेगी, दिखेगी पूरी की पूरी सीधी, रूखा रूप, इस तरीके से। अयोगान जिन्हें कहते हैं हम आक्रसाओं, अंग और अ, ये अयोगा है। स्वरों के बाद देखा जाता है, ये न तो स्वर कहलाते हैं, नहीं व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन सामान्यतः हिंदी वर्णमाला पढ़ते समय इनको स्वरों के साथ रख दिया जाता है, क्योंकि आ के साथ अनुस्वार मिला हुआ है और आ के साथ विसर्ग मिला हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं। अब बात आती है कि अनुस्वार कैसे कहते हैं। यूं सामान्यतः आप लाइन के ऊपर रखी हुई ये बिंदु देखते हैं, वो अनुस्वार का चिन्ह है। जिस स्वर के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है तथा जिसका उच्चारण जोर से किया जाता है, उसके शीर्ष पर बिंदु इस तरीके से रख दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ऐसे स्वरों को अनुस्वार कहा जाता है। जैसे चंदा है, गंदा है, हंस है, तो चा पर भी अनुस्वार, गा पर भी अनुस्वार, हा पर भी अनुस्वार है। अनुस्वार का प्रयोग प्रत्येक वर्ण के पंचों पर, ये जो नियम है, इनके स्थान पर बिंदी के रूप में किया जाता है। अनुस्वार के पश्चात जो व्यंजन आता है, उसी वर्ण का पांचक वर्ण अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे ये है पतंग, तो इसके स्थान पर अनुस्वार लगा दिया तो ये बन गया पतंग। मंच मंच, घंटी घंटी। यहां पर एक और जानने योग्य बात है, संस्कृत के अनुसार मौनस्वार शब्द के अंत में मां आता है और बाद में कोई भी व्यंजन आ जाए तो वो मां जो है अनुस्वार हो जाता है। और इन 25 जो वर्ण है पांचों वर्ग के, इसमें परसवर्ण संधि भी होती है कि मां के बाद में किसी भी वर्ग का कोई अक्षर आता है तो मां उसी के पांचवें में मिल जाता है। लेकिन हिंदी जो स्टैंडर्ड है उसमें इस समस्या को खत्म कर दिया गया है और सबकी जगह अनुस्वार लगाना
शुरू कर दिया गया, इसी को स्टैंडर्ड हिंदी में, मानक हिंदी में मान लिया गया। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि अनुस्वार के पश्चात जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये चीजें अब क्योंकि पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण संस्कृत पर बेस्ड है, तो अगर मूल चीज को कहीं देखना है आपको तो संस्कृत में जाकर मिलेगा। ऐसे ही अनुस्वार संधि अनुस्वार का वहां विवरण पूरा आपको मिलेगा। यहां फिलहाल ये समझ लीजिए कि अनुस्वार जो है प्रत्येक पंचम वर्ण के स्थान पर बाद में व्यंजन आने पर यूज होता है। अनुनासिक की बात आती है, सेमी नासर से कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख तथा नाक दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। और इन अनुनासिक के लिए चक्र बिंदु यानी कि यों करके और यों बनाया जाता है, ये चक्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे चांद है, कांच है, दांत है इत्यादि। चंद्र बिंदु और अनुस्वार दोनों में आप ध्यान रखना, अनुस्वार हमेशा केवल नाक से उच्चारित होगा, अनुनासिक नाक और मुख दोनों से होगा। विसर्ग है, विसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं किया जाता, इसका उच्चारण ह की ध्वनि के समान होता है तथा इसे दो बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे नमः, अतः, प्रातः आदि। और ये विसर्ग उन्हीं वर्णों पर लगता है या उन्हीं शब्दों में यूज होता है जो शुद्ध संस्कृत से आए हुए हैं। आगे देखिए कंसोनेंट्स यानी व्यंजन के भेद हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा मुख से निकलने वाली हवा अलग अलग उच्चारण स्थानों से टकरा कर आती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के न हो और उच्चारण करते समय मुख के भिन्न भिन्न स्थानों से टकराती हुई हवा बाहर निकले और वो ध्वनि क्रिएट हो, तो वो व्यंजन कहलाते हैं। इन्हीं को आंग्ल भाषा में कंसोनेंट कहा जाता है। काइंड्स ऑफ कंसोनेंट है, व्यंजन के भेद कितने हैं? तो भैया व्यंजन के भेद हैं 3। पहले हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब है वायु जो है मुख विवर में, मुख के जो भाग हैं वागेंद्र से आगे तक उनका स्पर्श करते हुए निकलती है अलग अलग स्थानों पर। इनमें 5 वर्ग के 25 वर्ण आते हैं। का वर्ग के 5, चा वर्ग के 5, ट वर्ग के 5 और त वर्ग के 5 और प वर्ग के 5। यानी स्पर्श व्यंजन है कगगना, चसचया, टटटडा, ततदना, पपपम। ये 25 वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। और हिंदी व्याकरण क्या संस्कृत व्याकरण में भी ये 25 ही स्पर्श व्यंजन के रूप में दिखाए गए हैं, पाणिनि अष्टाध्यायी में भी, व्याकरण में भी। और इसके बाद आते हैं दूसरा वेद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 है संख्या में, यवर। और उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत भी 4 आते हैं, श, स, श, ह। ये 4 जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब बात आती है कि स्पर्श व्यंजन कहते कैसे हैं, जिन्हें म्यूट कंसोनेंट कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु उच्चारण स्थानों को स्पर्श करके निकलती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन है जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग तदगना, च वर्ग तदजया, ट वर्ग तदटडना, ट वर्ग तददना, प वर्ग पपभम। और ध्यान रखना हिंदी के अंदर और र फ ये आगत ध्वनियां हैं, अंग्रेजी अरबी और फारसी वर्णों से दी गई ध्वनियां हैं, जैसे डॉक्टर, जरूरी, फना इत्यादि। ये इसकी मूल ध्वनियां नहीं है। समझ गए प्यारे बच्चों? अब बात आती है र व्यंजन का प्रयोग। देखिए र व्यंजन का प्रयोग भी बड़ा ध्यान देने योग्य है, क्योंकि 4 प्रकार से इस र का प्रयोग होता है। र का जब मूल रूप में प्रयोग होता है तो वो तो आसान है, जैसे राम में र मूल रूप में प्रयोग, रोहित में र मूल रूप में प्रयोग। अब संयुक्त व्यंजन जब बनाता है र,
तो संयुक्त व्यंजन के रूप में कैसे कैसे रूप में आता है ये देखिए कि जब ये जो ऊपर उड़ रबर, एक सूत्र से रबर होता है इसका, यूं जो उड़ता हुआ नजर आता है ऊपर, उस रूप में देखिएगा जो आ रहे तो होता है। और ये जब होता है कि जब आ रहे र के बाद में कोई व्यंजन आ जाता है तो र आधा बीच में नहीं रुकता, उड़ करके नेक्स्ट की कमर पर बैठ जाता है। लेकिन जब उच्चारण किया जाएगा तो उससे पहले किया जाएगा। जैसे कर्म, क के बाद में आ रहे यहां रा था और फिर मां था, तो ये इसका रबर होके इस पर पहुंचे। मर्म, ऐसे ये बोला तो मां के बाद ही जाएगा, लेकिन उड़ के अगले व्यंजन पर दिखाई देगा। तो एक तो रबर रूप में जो यूं उड़ा दिया जाता है। दूसरा आ रहे हैं जो नीचे यूं लटकन के रूप में होगा, जैसे ट्रक, ड्रम, इस तरीके से राष्ट्र। और घ चौथा रूप है यूं, आ सहित अगर रा से पहले कोई व्यंजन स्वर रहित हो और फिर रा हो और उनका फिर संयुक्त व्यंजन मिलेगी मिलकर के, तो वो इस तरीके से रागा से लगाया जाता है। जैसे प्रेम, प्रेम में प पहले है, फिर रा है, फिर ए है, तो ये यूं लगेगा। प्रार्थना यूं लगेगा। ऐसे रूप है। अंतर और रूप व्यंजन आपने पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम वर्णों के उच्चारण स्थान पर, कि वर्णों का उच्चारण स्थान किन किन वर्णों का क्या था।